नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे द अराइवल ऑफ स्टालिन इन रशिया एंड अ लिटिल बिट अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन को हम थोड़ा और ढंग से आने वाले एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे, where we will see the constructive changes that occurred because of the Great Depression, and we will also see the destructive side of it, especially discussing the rise of fascism in Italy and rise of Nazism, which also was a form of fascism represented by Nazi party in Germany. और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके. दिस इज़ हाउ वी विल रीच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड दैट इज़ वाई द टाइम बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ actually considered as a war period only by many historians. Basically, this was considered as peace between the two wars, but the developments that happened between the two wars were the result of the first war and then resulted into the second war. So that is the reason that 31-year gap between First World War and Second World War is just considered as a part of an extended war. दूसरा मुझे एक और चीज़ बतानी है कि मैंने पिछले एपिसोड में पेट्रोगार्ड पे जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो पेट्रोगार्ड पे फार्मर्स आ गए और सोल्जर्स ने उन पे फायर करने से मना कर दिया जब वो लोग पेट्रोगार्ड की स्ट्रीट्स पे आ गए थे. तो पेट्रोगार्ड इज़ अनदर नेम फॉर सेंट पीटर्सबर्ग. तो ये आप जरा सा एक वो अगर कन्फ्यूजन है तो मैं हटा देना चाहता हूँ. और दूसरा एक और जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. तो हिस्टोरियोग्राफी में ऐसा है कि देखिए सबके अलग अलग एंगल्स होते हैं हिस्ट्री को देखने का. तो जो कम्युनिस्ट साइड पे जो सपोर्ट करते हैं वो हिस्टोरियोग्राफर्स ने बेसिकली उन हिस्टोरियंस का कहना ऐसा पड़ता है कि लेनिन का जो अराइवल था वो it was because of all the discontent that was spread, and it was because of the unhappiness that resulted because of the previous bourgeois government not being able to address some of the issues. But देखिए इसका एक other side which we have to always consider is that Lenin did not have support from farmers. ये बात हमको समझनी बहुत ज़रूरी है. और इस कारण से जो अक्टूबर रेवोल्यूशन है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड बाय मैनी पीपल द रिजल्ट ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच बाय लेनिन. और लेनिन एक अपॉर्चुनिस्टिक और क्लेवर पॉलिटिशियन थे, ये तो हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था. एंड दैट इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ हिस्टोरियन कंसिडर कि इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिस्कॉन्टेंट, इट वॉज फोमेंटेड बाय लेनिन. डिस्कॉन्टेंट कुछ लेवल पे था, बट लेनिन को बहुत बड़े एक बेस का सपोर्ट नहीं भी था. बट फिर भी अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, एंड दैट वाज बिकॉज लेनिन वाज अगेन वेरी अपॉर्चुनिस्टिक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, सो 1924 लेनिन passed away, and in 1922 जोसेफ स्टालिन became the general secretary of Communist Party. और जैसे ही when Lenin passed away, his rightful successor was Trotsky, but Stalin used force and came into power, and Stalin became the head of Russia. Now, as soon as Stalin came in, one thing that happened was again change in strategy, especially on the economic front. और यही मैं पिछले एपिसोड में भी कह रहा था कि मार्क्स ने इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा कुछ इलेबोरेट नहीं किया था. और इसीलिए हुआ क्या ना कि कम्युनिज्म बार बार मार्क्स को असाइन कर दिया जाता है कि मार्क्स से स्टार्ट हुआ, वो है उसके एट द स्टार्ट ऑफ इट. बट जो मार्क्स का कम्युनिज्म था और जो कम्युनिज्म लेनिन स्टालिन ने लाया उसमें बहुत अंतर था. और एक लेनिन के कम्युनिज्म में तो हम अंतर पहले ही समझ गए थे कि कमज़ोर कड़ी में आना चाहिए, लाइक
रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पर एक अंदर आ गया था, फिर फार्मर्स को अपनी ज़मीन रखने को दे दी, तो वहाँ पे फिर से अंतर आ गया, फिर अलग अलग एथनिसिटीज़ को जगह दी, तो वहाँ पे अंतर आ गया। तो मार्क्स ने जो बातें कही थी, उन बातों को इम्प्लीमेंटेशन के टाइम सबने अपने अपने पर्सनल आइडियाज़ के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते गए। तो वही की वही चीज़ अब हम स्टालिन के केस में भी देखेंगे। तो लेनिन ने बात करा था वर्ल्ड रेवोल्यूशन का, कि रशिया में पहले होगी और फिर विश्व में भी होगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारे कॉलोनीज में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज बहुत जम के फैले। स्पेशली इंडिया की अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, मॉडर्न इंडिया की, तो 1920s में वहाँ पर बहुत जम के सोशलिस्ट आइडियाज फैले और बहुत सारे नेता इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। बट स्टालिन ने वर्ल्ड रेवोल्यूशन की जगह कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि हमने इतना प्रोपोगंडा किया है ये कम्युनिज्म का, इसके कारण से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं इनको थ्रेटन फील होने लग गया है, एंड दे वुड कम टुगेदर टू एंड ट्राई टू एलिमिनेट कम्युनिज्म। इसलिए ही सेड दैट अटेंशन शुड बी गिवन टू स्ट्रेंथन कम्युनिज्म इन रशिया इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो विश्व क्रांति वाली बात जो लेनिन ने कही थी वो स्टालिन ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि भाई इसको पहले रशिया में स्ट्रेंथन करना जरूरी है, और इसलिए उन्होंने क्या कहा कि दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया इनटू अ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल नेशन वाज वेरी मच नीडेड, एंड ही बिलीव्ड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने इंडस्ट्रियलाइज तो हुए थे, बट उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल क्या था? इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, स्टेट इन्वेस्टमेंट, सम पार्ट इन्वेस्टमेंट बाय द स्टेट इनटू इंडस्ट्रीज, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड देन रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स फ्रॉम इन द कॉलोनीज, है ना। तो ये अलग अलग मॉडल्स थे जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने अपना रखे थे, बट रशिया के पास ऐसा कुछ खास था नहीं, है ना। मतलब कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कॉलोनीज थी नहीं रॉ मटेरियल और मार्केट के लिए, करेक्ट। तो फिर रशिया ने अपना फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप करा बिकॉज ऑफ स्टालिन। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्म इकोनॉमी टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ व्हेन आई से एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, basically the idea was that the farmland was collectivized, ठीक है। so strategy of collectivization was adopted, मतलब फार्मर से उनकी जमीन छीन के एक सहकारी संस्था, ठीक है, या स्टेट के अंडर उसकी ओनरशिप डाल दी, और इसको बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। अबाउट 1 million farmers were either killed or exiled during this whole collectivization approach. And the idea क्या था कि the surplus will be in, the farm surplus will be invested in industrialization, ठीक है। तो ये बहुत ब्रूटल फेज माना जाता है। मतलब बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लोगों ने उस समय इसके बारे में लिखा भी है। तो ये हमको समझना चाहिए कि कलेक्टिवाइजेशन बहुत ही खतरनाक फेज था रशिया के हिस्ट्री में। दूसरा, स्टालिन ने क्या स्टेप किया? एंड ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। तो आपको अगर याद होगा कि लेनिन ने 10% प्राइवेट ओनरशिप का फिर भी रखा था, तो यहाँ पे फुली इन्होंने एंड किया, है ना। एंड दैट मिक्स्ड इकोनॉमी ड्यूरिंग लेनिन्स टाइम टर्न्ड इनटू अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एंड थर्ड एस्पेक्ट जो इन्होंने लाया वो था इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, ऐसा है कि उस समय तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल डिड नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग, एज इट बेसिकली सेड दैट मार्केट्स विल ऑपरेट बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस। सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से ही मार्केट ऑपरेट होते रहेगा, है ना। यही पूरा आइडिया था। बट सोशलिस्ट मॉडल फोकस्ड ऑन स्टेट कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर फिर इकोनॉमिक प्लानिंग लाई गई, और देन स्टालिन बेसिकली अडॉप्टेड अ 2-phase मॉडल वेयर ही वेंट अहेड इन द फर्स्ट फेज विथ एस्टैब्लिशिंग हेवी इंडस्ट्रीज एंड देन एस्टैब्लिशिंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से अब हम कम्युनिज्म वाले आइडिया को देखते हैं, जिसमें डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की बात करी गई थी, सर्वहारा का तानाशाह,
ठीक है, और वहां से अब ये हो क्या गया है, डिक्टेटरशिप ऑफ वन पर्सन। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ में मैंने स्टालिन का जो आइडिया था कि कैसे रशिया को एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट कंट्री बनाना है और उसके लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए। स्टालिन के टाइम के रशिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ने लायक है। एक बड़े बहुत अच्छे ऑथर है मिखाइल बुल्गाकोव, मतलब लेजेंडरी, उनकी एक किताब है द मास्टर एंड द मार्गरीटा। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये उसी के ऊपर एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक डार्क सटायर और बहुत इन डेप्थ किताब लिखी है ये। तो द मास्टर एंड द मार्गरीटा, और ऐसे बहुत सारे, देखिए ऐसे ही होता है कि जो आर्ट एंड कल्चर है वो उस समय के जो सिचुएशन होती हैं उनको एक तरीके से अपने फिक्शन या नॉन फिक्शन में डिस्क्राइब करता है। तो ये इट प्रोवाइड्स यू एन इंसाइट इनटू दोज टाइम्स। ठीक है, तो आप स्टालिन के समय का कभी और पढ़ना भी चाहेंगे तो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। बट अब मैं स्विच करना चाहता हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और मैं दोनों टॉपिक्स को आज के एपिसोड में इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि जब ग्रेट डिप्रेशन आएगा तो उस समय रशिया की क्या इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है ना कि कैपिटलिस्ट मॉडल में एक सर्टेन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी ये है कि जो पूंजीवादी व्यक्ति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या चाहता है कि वो अपने वर्कर्स को थोड़ा कम पे करे और जो अपने कंज्यूमर्स है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। जब आप वर्कर्स को पे ज़्यादा करते हो, पे कम करोगे और कंज्यूमर से मुनाफा कमाने के लिए प्राइजेस हाई करोगे तो क्या होगा, आपके वर्कर्स भी तो अ पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन पैटर्न है ना। और अगर बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लग गया तो क्या होता है, डिमांड में डिक्रीज आने लगता है और ओवर प्रोडक्शन की समस्या इकट्ठी हो जाती है। तो देखिए इस कारण से क्या होता है, कैपिटलिस्ट मॉडल्स में डाउनटर्न साइकिल आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी डाउनटर्न नहीं आता, लगातार छोटे मोटे डाउनटर्न्स आते ही रहेंगे। आप रीसेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री भी देखेंगे दुनिया की तो आपको दिखेगा कि ये बार बार ऐसे इस तरीके के कुछ डाउनटर्न्स आ जाएंगे। बट जो 1929-30 का डिप्रेशन था वो इट वाज स्पेशल इन इट स्प्रेड एंड इंटेंसिटी। अमेरिका और पूरे यूरोप को इस डिप्रेशन ने घेर लिया था। ठीक है, और ओनली सोवियत रशिया रिमेन्ड unaffected. Or why did it remain unaffected? Because Soviet economy of that time was kind of cut from the world economy. और पूरा का पूरे प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या था, स्टेट कंट्रोल था। तो पता है उस कारण क्या हुआ कि बिकॉज सोवियत रशिया वॉज नॉट सफरिंग थ्रू ग्रेट डिप्रेशन, बहुत सारे वर्ल्ड ओवर जो नेता थे उनको लगा कि अरे ये तो बहुत शानदार मॉडल है, और इसी को देख के नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए थे और ऑलमोस्ट ये सोचने लग गए थे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो वो भी इसी मॉडल को अडॉप्ट करेंगे। तो कह सकते हैं कि उनकी जो सोच थी व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और जो हमारा इकोनॉमिक प्लान जैसे 5-year प्लान वॉज टेकन फ्रॉम स्टालिन। स्टालिन वॉज द वन हु ब्रॉट 5-year प्लान्स। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो और रशिया ऐसा दिख रहा था, क्यों? क्योंकि जब स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है तो शुरू में तो बड़ा शानदार दिखता है कि अरे सबको सब कुछ सुविधाएं मिल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट धीरे 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 करके क्या होता है, स्टेट कंट्रोल मॉडल की दशा खराब होते चले जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी, करप्शन आने लगता है, जिसके कारण सिस्टम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है। और ये हमको फिर देखने को मिला। बट उस समय तो सबको क्या दिख रहा था कि रशिया का मॉडल तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, रीजंस क्या थे ग्रेट डिप्रेशन के? हमने ये बात जो रेपरेशन वाला एक डिस्कशन था उसमें भी बात करी थी कि जर्मनी पे इतने ज़्यादा आपने कर्जा लाद दिया था, और यूनाइटेड स्टेट्स से ही कर्जा मिला था। तो जर्मनी यूनाइटेड स्टेट से कर्जा लेके रेपरेशंस पे कर रहा है ब्रिटेन वगैरह को, और ब्रिटेन, फ्रांस और ये जो अलाइड पावर्स थे जो जीत चुके थे युद्ध, रशिया तो था नहीं उसमें अब इन्वॉल्व, बट ये जो दूसरे अलाइड पावर्स थे जो युद्ध जीत चुके थे, वो अमेरिका से कर्जा लेकर ही तो युद्ध लड़ रहे थे, वॉर एफर्ट्स, तो वापस वो अमेरिका को पे भी कर रहे। तो वो जो एक जर्मनी की इकोनॉमी जो उस टाइम जॉन मेनार्ड कीनेस ने उसी समय कह दिया था कि जर्मनी विल गेट क्रिपल्ड,
वही हुआ, और जैसे ही जर्मनी क्रिपल हुआ तो ओवरऑल यूरोप में भी एक तरीके का डाउनटर्न आ गया। तो ये बहुत समझना जरूरी है। और फिर क्या हुआ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट टिल्टेड हेविली टुवर्ड्स अमेरिका। दूसरा क्या हुआ, मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन द मदर नेशंस, मतलब कॉलोनीज होती है और उनका जो एक कॉलोनाइजर्स होते हैं उन नेशंस में एग्रीकल्चर अब मशीनाइज हो गया। तो उससे क्या हुआ, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम द कॉलोनीज सॉ अ डिक्लाइन. Also, on the other hand, colonies also rose to reduce the demand of finished goods that was coming from the colonizer country. राइट, तो ये जो हुआ इससे भी एक इकोनॉमिक डाउनटर्न पे इम्पैक्ट आया एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड. एंड देन अमेरिकन स्टॉक मार्केट बबल बना. एंड व्हाट वाज दिस बबल? बेसिकली पीपल वर एनकरेज टू बाय शेयर्स ऑन मार्जिन मनी. एंड व्हाट वाज मार्जिन मनी? कि 10% आप अपना लगाओ, 90% आपको बैंक देगा. और भाई बैंक को पे कौन करेगा? तो वही हुआ, लोगों ने खूब शेयर्स खरीदना शुरू करे और खूब जैसे जैसे खरीदते गए तो शेयर के प्राइसेस ऊपर उठते गए. ठीक है, और शेयर के प्राइसेस ऊपर उठते गए तो बबल बना. बट फिर क्या हुआ, फिर यही लोग डिफॉल्ट करने लग गए अपने पेमेंट पे टू द बैंक्स. और जैसे ही बहुत सारे लोग एक साथ डिफॉल्ट करने लग गए तो सडनली अक्टूबर 22, 1929 को एक बहुत भयंकर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ विच ब्रॉट अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन. ठीक है, तो आज का एपिसोड बस ये इतना ही रखते हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन स्टालिन एंड दैट शो दैट कंपैरिजन कि हाउ रशिया, सोवियत रशिया सीम टू बी लाइक ऑपरेटिंग रियली वेल इन द मिडल ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड गिव यू सम रीजंस बिहाइंड व्हाई ग्रेट डिप्रेशन हैपेंड व्हेन इट हैपेंड. नेक्स्ट एपिसोड में अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल, एज आई सेड, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. और वहाँ से फिर हम फासिज्म एंड नाजिज्म को डिस्कस करेंगे, उनकी मुसोलिनी और हिटलर की अप्रोच को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स डिस्कसिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, जय हिंद.